Hello everyone, welcome to our YouTube channel CC Academy. Today we will discuss about third test series of physics. सेकेंड पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is, a body travel from station A to B at 40 meter per second and from station B to A at 60 meter per second. The average velocity of the body is. Okay, so we know that the average velocity of a body is given by average velocity is equal to 2xy divided by x plus y, and this formula is applicable when distance are same. जब डिस्टेंस आपके पास क्या दिया गया हो, इक्वल दिया गया हो, तब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. यहाँ पे डिस्टेंस आर इक्वल. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है x इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड एंड y इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ से आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, एंड इसको आप लिख सकते हो फिर डिवाइडेड बाई 100. तो 0 से 0 कैंसिल, आपके पास जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 48 मीटर पर सेकेंड. तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट सही रहेगा, 48 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट आर कॉल्ड. फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्स, सेकेंड ऑप्शन है कॉन्स्टिलेशन, थर्ड ऑप्शन है सैटेलाइट, फोर्थ ऑप्शन है एस्ट्रॉइड्स. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन सी, सैटेलाइट. ओके, जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं उनको क्या बोला जाएगा, सैटेलाइट बोला जाएगा. अगर बात करें कॉन्स्टिलेशन के बारे में तो ये क्या रहेगा, पैटर्न ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार. ओके, जब जो स्टार हैं जो वो डिफरेंट पैटर्न बनाएं तो उनको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज. डायरेक्शन पूछी गई है कि डायरेक्शन क्या रहती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वेस्ट टू ईस्ट, सेकंड ऑप्शन है ईस्ट टू वेस्ट, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ टू साउथ, फोर्थ ऑप्शन है साउथ टू नॉर्थ. तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन ए, वेस्ट टू ईस्ट. जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी सैटेलाइट्स होती हैं, दो सैटेलाइट्स विच आर एट रेस्ट. ओके, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, विच इज एट रेस्ट with respect to earth or moving with constant velocity. ओके, तो उनको क्या बोला जाएगा, आपको उनको बोला जाएगा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है उनकी हाइट क्या रहती है. तो हाइट आपने याद रखना है 36,000 किलोमीटर. और बात करें टाइम पीरियड की कि एक रिवोल्यूशन लेने के लिए वो कितना टाइम लेती हैं, तो वो रहेगा आपके पास 24 आवर्स. ओके, 24 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू. फर्स्ट ऑप्शन है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, सेकेंड ऑप्शन है सरफेस टेंशन, थर्ड ऑप्शन है एयर फ्रिक्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन है कंटिन्यूस इवापोरेशन. तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, सरफेस टेंशन. बात करें सरफेस टेंशन की तो सरफेस टेंशन क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू ऑक्युपाई मिनिमम सरफेस एरिया. ओके, किसी भी लिक्विड की एक टेंडेंसी रहती है कि वो कम से कम एरिया
एक्यूपाई करे। तो जो आपका रेन ड्रॉप होती है, या आप बोल सकते हो जो आपका स्फीयर होता है, वो कैसी शेप है जहाँ पे एरिया जो है क्या होता है, कम से कम कवर होता है, मिनिमम सरफेस एरिया कवर होता है। तो जो आपका रेन ड्रॉप्स हैं वो कैसी होती हैं, सरफेस टेंशन के कारण कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। अगर बात करें सरफेस टेंशन की तो टी से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल रहता है मैथमेटिकली, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट रहेगी इसकी न्यूटन पर मीटर। और जो आपके सरफेस टेंशन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, क्लियर। डिमेंशन की बात करें, डिमेंशनल फॉर्मूला जो रहेगा, फोर्स का डिमेंशन रहता है ml/t-2 एंड लेंथ को आप डिनोट करेंगे L से, तो डिमेंशन बन जाएंगे इसके ml0t-2, ml0t-2 इसके डिमेंशन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is, okay, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R दी गई है और उसको क्या किया जाता है 5 इक्वल पार्ट्स में कट करके उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब कैसे हो गया, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से रहेगा, ये आपके पास एक रजिस्टर आ जाएगा इस वायर का, और ये सेकंड, और यहाँ पे थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो इस तरह से आपने 5 रजिस्टर को क्या करना है, 5 जो आपकी वायर है उसको पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट करना है। क्लियर। तो यहाँ से पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगी या रेशियो क्या रहेगी R अपॉन R डैश की। तो अगर आपके पास दिया गया है तो यहाँ पे आपने लेट कर लेना है कि हेयर रेजिस्टेंस ऑफ एवरी पार्ट आफ्टर कटिंग, रेजिस्टेंस ऑफ every part after cutting the wire in 5 parts is equal to, हाँ जी, R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R5, किसके इक्वल रहेगी सभी की, R डिवाइड बाई 5। ओके, जो रेजिस्टेंस रहेगी एवरी पार्ट की वो क्या रहेगी R डिवाइड बाई 5। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो पैरेलल में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो वो किसके इक्वल रहेगी 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। अब वैल्यू पुट करेंगे R1 R2 R3 R4 और R5 की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ जी, R1 भी आपके पास R अपॉन 5 है, R2 भी आपके पास सेम दिया गया है, तो यहाँ से वो जब वैल्यू पुट करोगे तो R अपॉन 5 क्या हो जाएगा 5 अपॉन R। तो सभी को जब प्लस करोगे 5 अपॉन R, 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R, तो जब इनका एलसीएम लेके करोगे कैलकुलेट तो क्या आ जाएगा ये, हाँ जी, R डिवाइड बाई, हाँ जी, या तो R डिवाइड बाई यहाँ पे 25 डिवाइड बाई R, इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये। ओके, अब आपको बोला है R डैश निकालने के लिए, तो R डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ से क्या 25 अपॉन R आया है आपके पास, तो ये आपके पास बन जाएगा R अपॉन 25। अब आपको रेशियो बोला था निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा R अपॉन R डैश इज इक्वल टू 25, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, और ये इसका इस साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो R अपॉन R डैश इज इक्वल टू 25। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, कौन सी रेज उसमें रहती है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंफ्रारेड रेज,
सेकंड ऑप्शन दिया गया है अल्ट्रावायलेट रेज, थर्ड ऑप्शन है एक्स रेज एंड फोर्थ ऑप्शन है रेडियो वेव्स। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेज। ओके, इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपने याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। ओके, ये क्या रहेंगे आपके पास, ग्रीन हाउस जो गैसेज रहेंगी वो ये रहेंगी आपके पास मेनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हु डिस्कवर दैट व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। किसने बताया कि जब करंट पास करेगा किसी कंडक्टर के थ्रू तो उसके चारों तरफ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ओके, तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था तो वो क्या कौन से आपके हेंस ऑस्टर्ड। ओके, तो आपके पास ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, हेंस ऑस्टर्ड। इन्होंने बोला था जब आपके पास कोई वायर है और उसमें से जब करंट कोई फ्लो कर रहा है, मान लो आई फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्लियर, उनको ऐसे कैसे पता लगा, उन्होंने क्या किया, एक वायर से करंट फ्लो करवाया और उसके पास में क्या रख दी, एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल रखी तो नीडल जब करंट फ्लो किया तो नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो उससे डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वहां पे कुछ नॉर्थ पोल या साउथ पोल बना होगा जिसके कारण जो वहां पे नीडल में डिफ्लेक्शन हुई होगी। ओके, तो हेंस ऑस्टर्ड का नाम आपने याद रखना है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि करंट जब किसी वायर से फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एडी करंट्स डू नॉट कॉज, फर्स्ट ऑप्शन है डैम्पिंग, सेकंड ऑप्शन है हीटिंग, थर्ड ऑप्शन है स्पार्किंग, फोर्थ ऑप्शन है लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो एडी करंट क्या होता है, एडी करंट है एक सर्कुलेटिंग करंट। ओके, इस तरह से ये करंट फ्लो करता है सर्कल में। क्लियर, अब डैम्पिंग जो आपका एडी करंट है वहां पे डैम्पिंग भी होती है और जब वायर से करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग भी होगी। ओके, एंड लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का भी लॉस होगा, बट वहां पे स्पार्किंग नहीं होगी। ओके, वहां पे स्पार्किंग नहीं होगी, तो एडी करंट डू नॉट कॉज स्पार्किंग। और एडी करंट जो है, जो आपका इंडक्शन कुकर है, इंडक्शन है, ओके, इंडक्शन है जो आप घरों में यूज करते हो, तो पूछा जा सकता है कि जो इंडक्शन है उसमें कौन सा करंट बनता है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एडी करंट। क्लियर, एडी करंट बनेगा जो आपका घरों में आप इंडक्शन यूज करते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, हाँ जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम चार्ज में। तो आपको पता है जो Q रहता है आपके पास, चार्ज जो रहता है वो रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बेसिक चार्ज जो रहेगा। अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन में E। तो यहां से आपको पता है कि Q कितना दिया गया है, 1 कूलम बोला गया है, तो 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो रहता है वो रहता है 1.6 इंटू माइनस, हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में देख रहे हैं यहाँ पे 10⁻⁻19। ओके, अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो n जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा आपके पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो n यहाँ पे कितने रहेंगे, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट रहेगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टू वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर इफ, दो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर कब होंगे। हाँ जी, तो इस तरह से आपके पास दिया गया है, तो आपके पास ऑप्शन बोला गया है वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू 0, वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मल्टीप्लाई वेक्टर B इज इक्वल टू 0, या वेक्टर 8A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0। तो आपने याद रखना है कि जो A डॉट B है, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं A वेक्टर और B वेक्टर, ओके, तो वो किसके इक्वल रहता है, डॉट प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर का वो रहता है किसके इक्वल, कॉस थीटा के इक्वल। ओके, कॉस थीटा के इक्वल रहेगा किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट।
अब बोला गया है परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर बोला गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो A डॉट बी इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो A डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह का ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे है, जो आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसमें लिखा गया है वेक्टर A डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तब जो होंगे दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो आपके पास ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो ये थे इस सीरीज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।